रेड कॉरिडोर, नक्सलाइट्स, किलिंग्स, कम्युनिस्ट पार्टीज, इन सब शब्दों को जब हम सुनते हैं और इन शब्दों से रिलेटेड न्यूज जब हम अपने घर पर बैठकर देख रहे होते हैं तो एक ही क्वेश्चन आता है दिमाग में कि क्या चल रहा है देश के उस कॉर्नर में। एंड जब आज हमारा देश के लीडिंग कंट्रीज में हर सेक्टर में टॉप पोजीशन हासिल करने के लिए हर सेक्टर में डेडिकेटेडली काम कर रहा है, तो क्यों आज भी हम अपने देश के ही टेररिज्म से फाइट नहीं कर पा रहे हैं। अगर टेररिज्म की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर का केस एक बार के लिए समझ में आता है, क्योंकि वहां पर कश्मीर रीजन के लिए हम एक दूसरे देश पाकिस्तान से फाइट कर रहे हैं। एंड अगर उस टेररिज्म सिचुएशन में हमारे देश के कुछ जवान मारे भी जाते हैं तो एक बार के लिए उन शहीदों की जान को हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। बट यह सुनकर बहुत ही अजीब लगता है कि कैसे और क्यों अपने ही देश के लोग अपने ही देश के लोगों की जान ले सकते हैं। 26 अप्रैल 2023 छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक नक्सल अटैक में हमारे देश के 10 जवान और एक ड्राइवर मारा गया। 25 अप्रैल दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि दांतावेड़ा के आसपास के जंगलों में कुछ नक्सलाइट स्पॉट करे गए हैं। एंड इस इंफॉर्मेशन की बेस पर 200 के आसपास पुलिस वाले उस दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से उन नक्सलाइट्स को ट्रैक करने के लिए निकल जाते हैं। पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलता है एंड अगले दिन वेडनेसडे मॉर्निंग को पुलिस वालों को वो नक्सलाइट्स टकरा जाते हैं। पुलिस वाले एंड नक्सलाइट्स के बीच जमकर गोलियां चलती हैं एंड उस गोलीबारी में 2 नक्सलाइट्स को गोलियां भी लग जाती हैं। नक्सलाइट्स को गोलियां लगने के बाद उन दोनों को घेर कर पकड़ लिया जाता है एंड फिर पुलिस की टीम उन दोनों नक्सलाइट्स को लेकर हेडक्वार्टर के लिए निकलती है। हमारे जवान जिस व्हीकल में उन नक्सलाइट्स को हेडक्वार्टर लेकर जा रहे थे वो एक प्राइवेट कार थी, ना कि पुलिस वालों की रेगुलर रूटीन कार। एंड ऐसा इसलिए करा गया था कि उस कार को बाकी के नक्सलाइट्स ट्रैक ना कर पाए एंड अपने साथियों को छुड़ाने की कोशिश में किसी भी तरीके का कोई अटैक प्लान ना कर पाए। पर नक्सल्स का वो ग्रुप हमारे जवानों के हर मूवमेंट पर बहुत ही शार्प नजर रखे हुए था एंड नक्सल्स एक स्पॉट पर एम्बुश लगाकर हमारे जवानों का इंतजार भी कर रहे थे। जिस स्पॉट पर नक्सल्स ने एम्बुश लगाया हुआ था, जैसे ही हमारे जवानों की कार उस स्पॉट पर पहुंची एक जोरदार धमाका हुआ एंड उस धमाके में उस कार में बैठा एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा। उस दिन हमारे 10 जवान और एक कार ड्राइवर उस अटैक में मारा गया। नक्सल्स ने उस अटैक के लिए 50 से 60 किलो एक्सप्लोजिव्स रोड से 5 से 6 फीट अंदर छुपा रखे थे, जिसे स्पॉट करना किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए उस एम्बुश का किसी को भी आइडिया नहीं लग पाया। यह ब्लास्ट एक ट्रिगर्ड ब्लास्ट था, मतलब एम्बुश का सीन नक्सल्स आसपास कहीं से छुपकर पूरी तरीके से देख सकते थे एंड उस ट्रिगर को उन नक्सल्स ने तभी दबाया जब वो कार उस स्पॉट पर पहुंच गई। मतलब कहीं ना कहीं नक्सल्स बैठकर एम्बुश का और ब्लास्ट का वो पूरा सीन देख रहे थे और हमारे जवानों को मरता हुआ नक्सल्स ने अपनी आंखों से देखा होगा। इस अटैक में जो 10 जवान मारे गए उनमें से 5 नक्सल्स ही थे जिन्होंने कुछ साल पहले ही हथियार छोड़कर पुलिस फोर्स ज्वाइन करी थी। हमारी गवर्नमेंट ने उन नक्सल्स को पुलिस फोर्स में कांस्टेबल की पोस्ट पर रिक्रूट कर लिया था। यह हमला ना तो उस रीजन में पहला हमला था हमारे देश के जवानों पर और ना ही इस हमले को करने वाले हमारे देश के बाहर के लोग थे। नक्सलाइट्स कौन होते हैं ये लोग एंड क्यों इन लोगों के अंदर अपने ही देश के लिए इतनी ज्यादा नफरत है कि ये लोग अपना घर परिवार छोड़कर मरने और मारने के लिए निकल जाते हैं। नक्सल शब्द बना था नक्सलबारी गांव से, जो कि है वेस्ट बंगाल में। 1967 में नक्सलबारी गांव के लोगों ने एक इंसर्जेंसी को स्टार्ट करा। इंसर्जेंसी एक वायलेंट मूवमेंट या एक्टिविटीज को भी बोला जाता है, जब लोग अपने हक की लड़ाई के लिए बड़ी अथॉरिटीज से छोटे छोटे ग्रुप्स में आर्म्ड मींस हथियारों के साथ लड़ने के लिए निकल जाते हैं, उसे इंसर्जेंसी बोला जाता है। मोस्टली ये लोग बड़ी अथॉरिटी से गुरिल्ला वारफेयर स्टाइल में फाइट करते हैं, मींस छुपकर रूरल एरियाज में आर्म्ड फोर्सेस पर अटैक करना एंड उन्हें मारना। सबसे पहले ये मूवमेंट 1967 नक्सलबारी विलेज से, जो कि है वेस्ट बंगाल में, वहां से स्टार्ट हुआ था एंड उसी के बाद से इन सभी लोगों को नक्सल्स या फिर नक्सलाइट्स बोल दिया गया एंड इस मूवमेंट को भी नक्सलिज्म का नाम ही तभी से दे दिया गया। चारू मजूमदार, कनू सैन्याल एंड जंगल सेंथाल ने छत्तीसगढ़ वेस्ट बंगाल के पिछड़े और दबे हुए लोगों को एक साथ मिलाकर एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, जिस पार्टी का नाम था मार्क्सिस्ट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। एंड इस पार्टी का पहला सेंटर बना वेस्ट बंगाल में। बट अगले कुछ ही सालों में इस पार्टी ने अपने आसपास के लेस डेवलप्ड एरिया को टारगेट करना शुरू करा, इन छत्तीसगढ़ एंड इन आंध्र प्रदेश, जहां पर इन्होंने उस ही रीजन्स को टारगेट करना स्टार्ट करा जिन रीजन्स में
बहुत ही कम डेवलपमेंट हो रखा था एंड उन्हीं लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू करा जो लोग या तो लोअर कास्ट थे या किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे। इंडिया में 2007 तक 15 स्टेट्स के 250 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में नक्सलाइट्स पूरी तरीके से एक्टिव थे एंड इन 15 स्टेट्स के इन 250 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ रीजन्स को रेड कॉरिडोर से मार्क करा हुआ था। उस टाइम पर मींस बाय 2007 रेड कॉरिडोर 92,000 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था। ये रेड कॉरिडोर हमेशा से ही इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक ऐसी प्रॉब्लम बना रहा है जिसे आज तक हमारी गवर्नमेंट पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं कर पाई है। बट गवर्नमेंट हमेशा से ही इन रेड जोन्स में इन रेड कॉरिडोर्स के लोगों के लिए एंड उन रीजन्स के लिए कुछ ना कुछ ऐसी सपोर्ट देती आ रही है जिससे लोग उन कम्युनिस्ट पार्टी एंड उन वॉरफेयर को छोड़कर अपनी और अपने परिवार की डेवलपमेंट पर ध्यान दे एंड जो कम्युनिस्ट पार्टी इन रेड कॉरिडोर्स में काम कर रही हैं उन कम्युनिस्ट पार्टीज की स्ट्रेंथ कम हो पाए। 2010 में इंडियन गवर्नमेंट कर्नाटका को रेड कॉरिडोर जोन से बाहर कर पाई। मींस फिलहाल आज कर्नाटका में कोई भी रेड कॉरिडोर जोन नहीं है, मतलब कर्नाटका में आज किसी भी तरह की नक्सल एक्टिविटीज एक्टिव नहीं है। 2007 तक हमारे देश में 250 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स नक्सल से इफेक्ट थे, बट ये नंबर 2021 तक 250 से 83 डिस्ट्रिक्ट्स पर लाया गया एंड आज भी इंडिया की 9 स्टेट्स में नक्सल एक्टिविटीज एंड ये कम्युनिस्ट पार्टीज पूरी तरीके से एक्टिव है। फेज नंबर 1 1967 से 1973 तक द फॉर्मेटिव फेज। जैसा कि हमने आपको बताया था कि नक्सलिज्म मूवमेंट सबसे पहले 1967 में नक्सल भारी विलेज से स्टार्ट हुए थे एंड उसी टाइम पर एक कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM मार्क्सिस्ट, एंड उस पार्टी ने इन मूवमेंट्स को प्रॉपरली डिजाइन करा था। 1969 में इस पार्टी ने अपना नाम चेंज करके द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट रख लिया था, CPIM से CPIML, एंड इसे फॉर्म करने के बाद इन कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स ने इन पार्टीज में एंड इन ग्रुप्स में वहां के स्टूडेंट्स को रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया था। और जैसे ही इन पार्टीज की स्ट्रेंथ ठीक से लड़ने लायक हुई, इन पार्टीज ने डायरेक्टली सभी क्लास एनिमीज को टारगेट करना स्टार्ट करा। वहां के लैंडलॉर्ड्स, पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, यूनिवर्सिटी के टीचर्स एंड बिजनेसमैन। नक्सल्स ने उस टाइम पर हमारे देश में इतना खून बहाया था कि 1971 इंदिरा गांधी ने स्टेपल चेज नाम का एक ऑपरेशन इन नक्सलाइट्स के अगेंस्ट लॉन्च करा एंड उस ऑपरेशन में इंदिरा गांधी ने डायरेक्टली इंडियन आर्मी को यूज करा। सभी नक्सल्स इफेक्टेड एरियाज पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया एंड हमारी इंडियन आर्मी ने इन इफेक्टेड एरियाज में इतने अग्रेसिव ऑपरेशंस करे कि उन सालों में 1000 से ज्यादा नक्सलाइट्स इंक्लूडिंग बिग लीडर्स मारे गए एंड 20,000 से ज्यादा नक्सलाइट्स को अरेस्ट करके इंडियन जेलों में भेज दिया गया। फेज नंबर 2 1973 से 1990 तक स्प्रेड ऑफ नक्सलिज्म। इन लेट 1970s इंडिया में ऑलमोस्ट हर स्टेट में नक्सल्स एक्टिव थे। इंडिया में 1980 तक 30 से भी ज्यादा कम्युनिस्ट ग्रुप्स थे ऑफ नक्सल्स एंड नक्सलाइट्स, और इन सभी ग्रुप्स में 30,000 से भी ज्यादा एक्टिव मेंबर्स और लीडर्स थे। इंडिया के लिए इन नक्सलिज्म एक्टिविटीज की पहली लहर जो कि स्टार्ट हुई थी वेस्ट बंगाल से, वो बहुत ही खराब गुजरी, जहां पर वेस्ट बंगाल में इन नक्सल एक्टिविटीज में बहुत ही खून बहा एंड इन 1980s बिल्कुल सेम तरह की एक्टिविटीज साउथ इंडिया में अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में भी अब स्टार्ट हो चुकी थी। अप्रैल 1980 द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे द पीपल्स वॉर ग्रुप के नाम से भी जाना जाता था, इस ग्रुप में अब 1980 अप्रैल में एक नए लीडर ने एंट्री ली जिसका नाम था कोंडापल्ली सीतारामन्या एंड इस लीडर ने इन कम्युनिस्ट पार्टीज में नई तरह की एक्टिविटीज आते ही शुरू कर दी। 1980s में इस कम्युनिस्ट पार्टी ने वहां के लैंडलॉर्ड्स को टारगेट करना स्टार्ट करा। वहां के लैंडलॉर्ड्स को किडनैप करा जाता था, उनसे क्राइम्स कमिट कराए जाते थे, उन्हें उन लोगों के सामने जिन लोगों की जमीन के वो मालिक हैं उनके सामने माफी मंगवाई जाती थी एंड उन्हीं लोगों के सामने उन लैंडलॉर्ड्स को मार दिया जाता था। 1980s तक नॉर्थ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा के बॉर्डर्स पर हर जगह नक्सल एक्टिविटीज पूरी तरीके से एक्टिव थी। 1985 तक नक्सल्स ने डायरेक्टली पुलिस फोर्स को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम पर एक आईपीएस ऑफिसर थे जिनका नाम था KS व्यास, जिन्होंने स्पेशली नक्सल से फाइट करने के लिए एक नक्सल स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जिसे ग्रे हाउंड्स का नाम दिया गया।
उन्होंने एक एलीट एंटी नक्सल कमांडो यूनिट भी बनाई जो आज भी एग्जिस्ट करती है एंड मोस्ट इफेक्टेड नक्सल एरियाज में वो यूनिट जाकर काम करती है। उस आईपीएस ऑफिसर के एस व्यास को भी उस टाइम के द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर कोंडापल्ली सीतारामन्या ने 1985 में मरवा दिया। 2003 में नक्सल्स ने उस टाइम के चीफ मिनिस्टर चंद्राबाबू नायडू को भी मारने के लिए टारगेट करा, बट किसी तरीके से वो बच निकले एंड उस इंसिडेंट के बाद हर स्टेट की पुलिस में एक रैपिड मॉडर्नाइजेशन देखने को मिली, स्पेशली टेक्निकल एंड ऑपरेशनल सेक्टर्स में। फेज नंबर 3 2004 एंड प्रेजेंट रिलेटिव डिक्लाइन आफ्टर ब्रीफ फाइट बैक्स। ये कम्युनिस्ट पार्टीज इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइज हो चुकी थी कि इंडिया में रहकर ही इन लोगों ने एक तरीके से अपनी ही सरकार चलाना शुरू कर दिया था। यही नहीं, इन कम्युनिस्ट पार्टीज की ऑफिशियल मीटिंग्स भी होती थी अपने फ्यूचर अटैक्स को प्लान करने के लिए। 21 सितंबर 2004 को एक नई कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई, जो पार्टी एक मर्जर था द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया का। यह मर्जर अनाउंस हुआ था 14 अक्टूबर 2004 में एंड ये पार्टी द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट मोस्टली फॉरेस्ट बेल्ट्स में ही एक्टिव थी। फॉरेस्ट बेल्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा और कुछ रिमोट रीजन्स में भी ये पार्टी एक्टिव थी, रिमोट रीजन्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। और इस पार्टी ने इंडिया में कुछ ऐसे अटैक्स करे जो अब से पहले कभी भी इंडिया में नक्सल्स के थ्रू नहीं करे गए थे। 15 फरवरी 2010 में इस पार्टी ने एम्बुश लगाकर 24 ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के जवानों को मार दिया था। 6 अप्रैल 2010 में 76 पैरामिलिट्री पर्सनल्स को इस पार्टी ने एम्बुश लगाकर जान से मार दिया था। 25 मई 2013 इस पार्टी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के काफिले पर हमला करके 27 लोगों को, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के 27 लोगों को जान से मार दिया था, जिस अटैक में कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नाम महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल एंड विद्यासागर शर्मा जैसे भी लोग शामिल थे। 2 अप्रैल 2021 में 22 सोल्जर्स को एम्बुश करके छत्तीसगढ़ में मार दिया गया। और ऐसा नहीं था कि इंडियन गवर्नमेंट शांति से इन अटैक्स को बैठकर देख रही थी। 2009 में इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस के थ्रू एक ऑपरेशन लॉन्च करा गया, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ऑल आउट। ये ऑपरेशन करा गया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट के अगेंस्ट एंड इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम से भी जाना गया। इस ऑपरेशन में 2500 से भी ज्यादा नक्सल्स मारे गए, 11,000 से भी ज्यादा नक्सल्स ने सरेंडर करा एंड 15,000 से भी ज्यादा नक्सल्स को अरेस्ट करा गया। आज भी हमारे देश से नक्सलिज्म पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाया है। 2022 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एंड वेस्ट बंगाल पुलिस फोर्स ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, जहां उन्होंने बोला कि वेस्ट बंगाल में फिर से नक्सल एक्टिविटीज दोबारा एक्टिव होती दिख रही हैं। और इन नक्सल एक्टिविटीज के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाई है, जहां 2007 एंड 2009 में इंडिया में 250 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में ये नक्सलिज्म एंड नक्सल ग्रुप्स एक्टिव थे। 2022 तक ये नंबर गिर के सिर्फ 35 डिस्ट्रिक्ट्स पर आ गया है। बट आज भी नक्सलिज्म इंडिया से पूरी तरीके से जा नहीं पाया है एंड आज नक्सलाइट्स या नक्सल्स कम्युनिस्ट ग्रुप्स इंडिया में 2 क्लस्टर्स में बटे हुए हैं। आज नक्सल्स का पहला क्लस्टर इंडिया में एक्टिव है छत्तीसगढ़ एंड उसकी आसपास की स्टेट्स में। नक्सल्स का दूसरा क्लस्टर एक्टिव है झारखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल के बॉर्डर्स पर। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है, क्यों लोग नक्सलाइट्स बने एंड क्यों लोग इन कम्युनिस्ट ग्रुप से जाके जुड़े। जो लोग अपने ही देश में अपने ही लोगों को मारने की बात कर रहे हो, उन लोगों से आखिर लोगों को क्यों जुड़ना पड़ा। और इस सवाल का जवाब है विद्रोह, प्रोटेस्ट, अपने हक की लड़ाई उन लोगों के अपने हिसाब से। अगर सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ इंडिया की 3rd लार्जेस्ट कोल रिजर्व है एंड छत्तीसगढ़ से ही पूरे इंडिया में भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी, कोल एंड स्टील सप्लाई करा जाता है। मध्य प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में इंडिया का 3rd लार्जेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व भी है। छत्तीसगढ़ को 40% छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट ने ही कवर करा हुआ है। और ये फॉरेस्ट भी एक बहुत ही रिसोर्सफुल जगह है गवर्नमेंट के लिए, फॉर वुड्स, फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर मेडिसिन एंड हर्ब्स एंड बाकी बहुत सी चीजों के लिए। और यही मेन रीजन भी है इन जगहों पर हो रहे नक्सल डिस्टर्बेंस का। इन्हीं जंगलों में कुछ छोटे छोटे ट्राइबल एरियाज है जहां पर लोग रहते हैं एंड वहां रहकर
इन्हीं जंगलों की जमीनों पर लोग खेती करके अपना घर चलाते हैं और इन्हीं जंगलों की जमीनों में कुछ जमीनें लोगों की पुश्तैनी जमीन भी हैं। यहां लोगों का यह कहना है कि गवर्नमेंट ने जबरदस्ती उनसे उनकी जमीनें छीन ली हैं। जंगल्स के ट्राइबल लोग सदियों से जो ट्रेडिशनल चीजें अपनी जंगलों की जमीनों पर प्रोड्यूस करा करते थे, उसे भी गवर्नमेंट ने रोक दिया है। नक्सल इफेक्टेड एरिया के लोगों का यह भी कहना है कि उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से ना तो कोई इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है, ना साफ पानी की सुविधा है, ना ही किसी भी तरह की मेडिकल सर्विसेज उन तक गवर्नमेंट के थ्रू पहुंचाई जाती हैं। एंड इन सभी चीजों के लिए जब कम्युनिस्ट पार्टी सामने आई एंड उन कम्युनिस्ट पार्टीज ने जब ये सर्विसेज लोगों को घर घर जाकर प्रोवाइड करवाई, तो लोगों ने इन कम्युनिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करना स्टार्ट करा अगेंस्ट गवर्नमेंट। यही नहीं, उन लोगों का यह तक कहना है कि कम्युनिस्ट ग्रुप्स उन लोगों के लिए मलेरिया वैक्सीनेशन एंड पोलियो वैक्सीनेशन की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराया करते थे, जो चीजें गवर्नमेंट उन लोगों तक कभी भी ठीक से नहीं पहुंचा पाई। और इन्हीं सब चीजों से उन कम्युनिस्ट पार्टीज के लीडर्स ने वहां रह रहे लोगों का भरोसा और प्यार जीता एंड उन लोगों को जोड़कर एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिस्ट ग्रुप्स बनाए इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो कि आज भी हमारे देश में रहकर हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान एंड चाइना, जब भी इन देशों की वजह से हमारे देश में कोई भी डिस्टर्बेंस होती है, तो उन इश्यूज को इतना ज्यादा हाईलाइट करा जाता है कि हमारे देश का बच्चा बच्चा उन इश्यूज के बारे में जानता है। बट जो लड़ाई हमारी गवर्नमेंट अपने ही देश के लोगों से अपने ही देश के अंदर लड़ रही है, उन चीजों के बारे में बहुत सी बेसिक डिटेल्स शायद हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को अभी तक ना पता हो, क्योंकि ये चीजें हमारा मीडिया बहुत ही ज्यादा हाईलाइट करके नहीं दिखाता है। हमारे हिसाब से इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के कुछ ही बेसिक तरीके हैं: डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड रिस्पेक्ट। होप हमारी गवर्नमेंट को ये बात समझे एंड गवर्नमेंट हमारे देश के उन पिछड़े लोगों से डायरेक्टली जाके बात करके जल्दी से जल्दी इन इश्यूज को रिजॉल्व कर सके। इन कम्युनिस्ट पार्टीज के लीडर से बात करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। गवर्नमेंट को डायरेक्टली उन लोगों को टारगेट करना चाहिए जो लोग कम्युनिस्ट पार्टी में जुड़कर इस कम्युनिस्ट पार्टी को एक इतना बड़ा ग्रुप बनाते हैं। कोई भी गरीब आदमी अपने परिवार को छोड़कर अपने परिवार के लिए हथियार मजबूरी में चूज करता है, मर्जी से कभी नहीं। So guys, that's it for today. Hope you like the content. Thank you so much for your time. Be healthy, keep growing, keep supporting. Thank you everyone.